सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का कक्षा 8 का चैप्टर जन सुविधाएं पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ के माध्यम से हम भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों से अवगत होंगे। चेन्नई की विभिन्न कॉलोनियों में जल की आपूर्ति एवं कमी से अवगत होंगे। विभिन्न जन सुविधाओं के बारे में जानेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं एम्बुलेंसेस, हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, सड़कें। और जन सुविधाओं में सरकार की भूमिकाओं से रूबरू होंगे और स्वच्छता संबंधी सुविधाओं के विस्तार से रूबरू होंगे और देखेंगे कि इसमें सरकार की क्या भूमिका है। वैसे तो हमने सरकार क्या है और इसके बारे में सरकार के क्या कार्य है कि वो जन सुविधाएं कैसे लोगों तक मुहैया कराती है, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन इसमें थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चेन्नई में पानी की उपलब्धता। तो आप देख सकते हैं नीचे चित्र में अन्ना नगर। तो अन्ना नगर में जहाँ सरकारी अफसर रहते हैं, भरपूर पानी के छिड़काव के कारण यहाँ बाग बगीचे हरे भरे रहते हैं। यहाँ 24 घंटे जल की आपूर्ति रहती है और जब पानी की कमी होती है तो यहाँ के अधिकारी जल निगम में फ़ोन करके तुरंत टैंकर मंगवा लेते हैं। श्री राम गोपाल को फ़ौरन पानी मिल जाता है और आप देख सकते हैं कि वहाँ किस तरह से कार धो करके पानी की बर्बादी की जा रही है और राम गोपाल खड़े हैं पीछे, अपने नौकर को कार धोते हुए देख रहे हैं। वहीं दूसरा एरिया है मैलापुर। मैलापुर के अपार्टमेंट में नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है। लोगों के यहाँ निजी बोरवेल्स है, लेकिन खारा पानी होने से शौचालय एवं साफ़ सफाई के लिए उपयोग करते हैं और दूसरे कामों के लिए टैंकर इन्हें मंगवाना पड़ता है। श्री सुब्रमण्यम, जो कि मैलापुर के निवासी है, वो 500 से 600 रुपये प्रति माह टैंकर पर खर्च करते हैं और पीने के पानी को साफ़ करने के लिए लोगों ने कई घरों में वाटर फिल्टर लगा लिए हैं। जैसे आप देखते हैं कि अपने यहाँ भी कुछ लोगों ने आरओ वगैरह लगवाए हैं। तो इस प्रकार मैलापुर में इस तरह व्यवस्था है। अब देखते हैं मडीपक्कम। मडीपक्कम के कमरे में आप देख रहे हैं कि किस तरह पानी को बॉटल्स में स्टोर करके रखा गया है। तो मडीपक्कम में 4 दिनों में एक बार पानी मिलता है। यहाँ रहने वाले शिवा पानी की कमी के कारण अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहे हैं। पीने के पानी के लिए उन्हें बाज़ार से पानी की बोतलें खरीदना पड़ता है। क्योंकि पानी की समस्या है, इसलिए वो खुद का ही इंतज़ाम बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। तो अपने परिवार का लिए पानी का इंतज़ाम करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए वो अपनी फैमिली को यहाँ लेकर के नहीं आ पा रहे हैं। और चौथा देखिए सैदापेट क्षेत्र। इस सैदापेट में आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी की समस्या है। महिलाएं एक सरकारी नल के नीचे बहुत सारी पानी की टंकियाँ लेकर के, बॉटल और कैंस लेकर के खड़ी है। तो सैदापेट में रहने वाली पद्मा घरेलू नौकरानी है। वह एक झुग्गी वाली बस्ती में रहती है, जहाँ न तो शौचालय है और न ही पानी के अन्य स्रोत है। झुग्गी के किराए के रूप में वो 650 रुपये महीना खर्च करते हैं और 30 झुग्गियों के लिए केवल एक नल लगा है, जो प्रतिदिन 20 मिनट चलता है। इस प्रकार यदि हम देखें तो एक परिवार ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाल्टियाँ भर पाता है, जिसमें वे नहाने, धोने व पीने के लिए प्रयोग करते हैं। और गर्मियों में उन्हें पानी की कमी से जूझना पड़ता है और टैंकरों का घंटों तक इंतज़ार करते रहना पड़ता है। तो ये थी चेन्नई में पानी की स्थिति। अब हम देखते हैं कि पानी हमारे जीवन का अधिकार है। जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। ये केवल हमारी दैनिक ज़रूरतों को ही पूरा नहीं करता, बल्कि साफ पानी
दस्त, पैचिस, हैजा जैसी संचारणीय बीमारियों से भी बचाता है। भारत में प्रतिदिन 1600 लोग इन बीमारियों की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं, जिनमें ज़्यादातर बच्चे भी शामिल हैं। संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि अमीर या गरीब हर व्यक्ति को पानी का अधिकार है। उसे दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सस्ती कीमत पर पर्याप्त पानी मिले, अर्थात पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए, सभी की पहुंच होनी चाहिए और ये सभी को उपलब्ध होना चाहिए। ये हमारा संविधान आर्टिकल अनुच्छेद के तहत सबको अधिकार देता है। सुरक्षित पेयजल का अधिकार मौलिक अधिकारों में से एक है। 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी की गंदगी के सवाल पर चली एक सुनवाई में महबूबनगर जिले में एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को दोहराया है। किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है। आपको पता है कि कंपनी से विषैले रसायन निकलते हैं, तो ये कंपनी पास की ही जलधारा में पानी के स्रोत में विषैले रसायन छोड़ती थी, जिससे भूमिगत पानी दूषित हो गया है, अंडरग्राउंड वाटर खराब हो गया है। और इसी बात पर न्यायाधीश ने महबूबनगर के कलेक्टर को आदेशित किया कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर शुद्ध पानी उपलब्ध कराए। क्यों? क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को सुरक्षित पानी मुहैया कराए जीवन के अधिकार के तहत। तो देखिए, जन सुविधाएं क्या है? बिजली, पानी, सार्वजनिक परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं ये जन सुविधाएं कहलाती हैं। किसी भी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे। बिजली का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए, छोटी मोटी दुकानें चलाने के लिए, विद्यार्थी पढ़ने लिखने के लिए कर सकते हैं। मतलब जन सुविधाओं का अगर एक बार निर्माण हो गया तो इसका हजारों लोग उपयोग करते हैं, पीढ़ियों तक उपयोग करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हमारा नवोदय विद्यालय बना है, तो इसमें आज आप भी पढ़ेंगे और कल में आपके आने वाले बच्चे भी पढ़ेंगे और फिर उनके आने वाले बच्चे भी पढ़ेंगे। इस प्रकार जब इसका एक बार निर्माण कर लिया तो इसका सभी लोग उपयोग करेंगे। वैसे ही सड़कों का प्रयोग हम सभी लोग करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी करेगी। बिजली एक बार आ गई तो इसका प्रयोग हम लोग भी करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी करेंगी। अस्पतालों का उपयोग हम भी कर रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी कर रही है। तो जन सुविधाएं वे है जिसका एक बार निर्माण होता है और उसका प्रयोग पीढ़ियों तक किया जाता है। इन्हीं सुविधाओं को जन सुविधाएं कहा जाता है। और आप चित्र में भी देख सकते हैं, सड़क, पुल, इलेक्ट्रिसिटी, प्राइमरी हॉस्पिटल और मेट्रो ट्रेन, सुलभ शौचालय, ये ब्लड बैंक, अस्पतालों की सुविधा, ये सब जन सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है। और सरकार का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना भी नहीं होता है, वो ये जन सुविधाएं लोगों को बहुत ही सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराती है। देखिए, इन जन सुविधाओं को मुहैया कराने में सरकार की भूमिका क्या है? तो देख लीजिए, निजी कंपनियां मुनाफे के लिए कार्य करती है। जन सुविधाएं सभी के लिए आवश्यक है। इसका संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी मूलभूत सुविधाओं से क्या तात्पर्य है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी मतलब भोजन की सुविधा हो, रोजगार की सुविधा हो, आवास हो और कपड़े हो। तो किसी भी आधुनिक समाज के लिए यह जरूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का इंतजाम हो, ताकि लोगों की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सके, या उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण किया जा सके। संविधान में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया है, इसलिए इन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं कि सरकार हर वर्ष कोई न कोई बजट बनाती है। बजट कैसे बनाती है? कि सरकार को जो टैक्स के रूप में पैसा जनता के द्वारा दिया जाता है, उसी के आधार पर वो अपने खर्च को
बांटती है कि किन क्षेत्रों में किस प्रकार खर्च किया जाना चाहिए। यहाँ 2011 का बजट प्रस्तुत है, जिसमें ब्याज पर 19%, रक्षा पर 11%, सब्सिडी 9%। आपको पता ही होगा कि सब्सिडी किन क्षेत्रों में देती है, जैसे किसानों को मिलने वाले उर्वरकों में, गैस सिलेंडर्स में, ये हम लोग भी इनका प्रयोग करते हैं। रक्षा, हमारे देश की रक्षा के लिए जो उपकरण चाहिए, हथियार चाहिए, सेना का विस्तार करने के लिए, इन सभी। आर्थिक सेवाएं, इसमें 9% खर्च किया गया था। आर्थिक सेवाओं में क्या है, कृषि, उद्योग, विद्युत, परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास में 15% खर्च किया गया था। राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों, राज्यों के केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के लिए अनुदान या सहायता 26% रखी गई थी। पुलिस पर खर्च 2%, क्योंकि पुलिस कानून व्यवस्था एवं न्याय व्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अन्य खर्चों में 9% शामिल किया गया था। इसमें थे पर्यावरण, वन, भूमि विज्ञान योजना आदि मामलों पर व्यय। केंद्र सरकार को जो कर संग्रहण होता है उसका विभाजन देखिए। केंद्र सरकार को व्यक्तिगत कर के रूप में 16% पैसा जमा होता है। निगम कर के रूप में 41% जमा होता है। केंद्रीय शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर से 42% मिलता है। जैसा कि हम जो भी वस्तुएं खरीदते हैं उनमें कुछ ना कुछ कर लगा होता है, चाहे हम टूथपेस्ट ही क्यों ना खरीदें, उसमें भी कुछ प्रतिशत टैक्स होता है। और अन्य कर के रूप में 1% जमा होता है। इनका उपयोग सरकार कहाँ करती है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराती है, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराती है, परिवहन में मेट्रो रेल का संचालन, रेलवे का संचालन, सड़कों का निर्माण, बसों को देना, ये सब सरकार के द्वारा जन सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। तो यह इस प्रकार 2011 के बजट का हमने देखा कि सरकार कैसे टैक्स जमा करती है और कैसे लोगों पर खर्च करती है। तो देख लीजिए, इसको थोड़ा विस्तृत रूप से जानते हैं कि सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा मिलता कहाँ से है। आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। बजट के जरिए सरकार अपने नफ़े नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। ब्यौरा मतलब विवरण। और इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना सामने रखती है। पिछले साल उन्होंने क्या क्या खर्च किया, किस किस मद में, और अगले साल वो किस किस मद में कितना खर्च करने जा रही है और किस किस मद में कितना टैक्स उसे लेना है, इस बात की वो जानकारी सामने रखती है। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसों की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूलने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए, पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपलाइनों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। और सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज़्यादातर लोग रोज़ाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सके। अगर आप शहरों में रहते हैं तो आप जानते होंगे कि आपके घरों में नल आते हैं और उसका मासिक शुल्क हमको अदा करना पड़ता है। आपके पापा मम्मी ज़रूर इसको क्या बोलते हैं, तो आपके पापा मम्मी से वसूल किया जाता है या वो रेगुलर इसका भुगतान करते होंगे और पानी की सुविधाओं का प्रयोग करते होंगे। जैसे खंडवा में तो अभी विश्वा कंपनी पानी की सप्लाई कर रही है, इससे पहले नगर निगम करता था। तो ये भी व्यवस्था किसके द्वारा की गई है? निगम के द्वारा ही की गई है। तो देखिए, चेन्नई में पानी की आपूर्ति, तो हमने 4 मडिपक्कम, मैलापुर, सैदापेट और अन्ना नगर के माध्यम से जाना कि चेन्नई में पानी की आपूर्ति की सुविधा कैसी है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जन सुविधाएं सभी को उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर इसका अभाव है। चेन्नई में भी नगर पालिका केवल आधी आबादी को ही जलापूर्ति कर पाती है। जलापूर्ति की कमी का दंश सबसे ज़्यादा गरीबों को ही झेलना पड़ता है। मध्यम वर्ग एवं अमीर वर्ग लोग इस समस्या का हल निकाल लेते हैं, चाहे तो वो बोरवेल कर लेते हैं अपने घरों में, या टैंकर से खरीद लेते हैं, या पानी की बोतलें खरीद लेते हैं। परंतु गरीब वर्ग के लोग ऐसा नहीं कर पाते। उन्हें सरकारी
आपूर्ति पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और अगर सरकारी आपूर्ति ठप हो जाती है तो सबसे ज़्यादा परेशानी गरीब लोगों को ही होती है। कुछ ही लोग सुरक्षित पेयजल उपयोग कर पाते हैं, जो कि बोतल बंद पानी खरीद सकते हैं, या जिनके घरों में जल शोधक यंत्र लगे हैं, परंतु गरीब लोग इस सुविधा से वंचित रहते हैं। यह स्थिति पर्याप्त एवं स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से काफ़ी दूर है। किसानों से पानी खरीदकर 13,000 टैंकर पानी जनता को बेचते हैं, जो कृषि के भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। तो यह है चेन्नई की स्थिति कि जब सूखे की स्थिति बनती है तब आसपास के किसानों से भी टैंकर्स खरीदे जाते हैं और चेन्नई में पानी की सप्लाई की जाती है। और आप देख सकते हैं यहाँ चेन्नई की कुछ स्थितियाँ। एक तो रेलवे स्टेशन का क्षेत्र है, और पानी के लिए विभिन्न क्षेत्र है, और सड़क निर्माण के लिए देख लीजिए वहाँ पर किस तरीके से जन सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई है, और ये जन सुविधाएँ लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं। तो जब ये समस्या बनती है तो जलापूर्ति के विकल्पों की क्या तलाश है? तो बेटा चेन्नई की स्थिति कोई अनूठी नहीं है। ग्रीष्म काल में तो सभी जगह समस्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी एवं मौसिनराम में होती है, जहां पर एक दिन में 30 इंच तक बारिश हो सकती है। पूरे मध्य प्रदेश में वर्ष भर में औसत वर्षा 30 इंच होती है, वहीं मौसिनराम में एक दिन में ही 30 इंच बारिश हो जाती है। इसके बावजूद भी मौसिनराम में ग्रीष्म ऋतु में सूखे का सामना करना पड़ता है। लोगों को आसानी से पानी नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि मौसिनराम पहाड़ों पर बसा हुआ है, और वर्षा का जितना भी जल गिरता है वो सारा का सारा बहकर कहाँ चला जाता है? बांग्लादेश में चला जाता है। तो वहाँ पर भी जब झरने सूख जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है, तो पानी की समस्या होती है। तो ये चेन्नई की स्थिति कोई अनूठी नहीं है। ग्रीष्म ऋतु में अमूमन यही हाल देश के सभी शहरों का रहता है। तो आप सोच लीजिए, जहाँ सबसे कम बारिश होती है जैसलमेर में केवल 10 सेंटीमीटर ही बारिश हो पाती है वर्ष भर में, तो वहाँ रेगिस्तानी इलाके में पानी की कितनी समस्या होगी। नगर पालिका की जलापूर्ति में विफलता के कारण निजी कंपनियां अपने पैर पसार रही है, और यह अत्यंत लाभ भी कमा रही है। शहरी जल उपयोग के अनुसार, जो शहरी जल आयोग के अनुसार, प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना ही चाहिए। अब यह हम विभिन्न कार्यों में उपयोग करते हैं, नहाना, धोना, बर्तन मलना, खाना बनाना, पीना। लेकिन झुग्गी बस्तियों में प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी ही मिल पाता है। जैसे आपने देखा कि वो लोग एक से 1.5 मिनट पानी में केवल 3 बाल्टियाँ भर पाते हैं, तो उनको पानी बहुत कम मिल पाता है। वहीं जो आलीशान होटलों में रहने वाले लोग हैं वो 1600 लीटर प्रति व्यक्ति पानी का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि होटलों में रहने वाले लोग बाथिंग टब में नहाना, शौचालय में फ्लश का प्रयोग करना, इस प्रकार वो ज़्यादा पानी का प्रयोग करते हैं। नगर पालिका के जरिए जलापूर्ति की कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला संगठन है। तो कुछ लोगों की दलील ये है कि चूंकि सरकार की आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, अतः उन्हें निजी हाथों में सौंप देना चाहिए। ये बेहतर इंतजाम कर सकती है। ऐसा केवल कुछ लोगों की दलील है कि ऐसा किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार यहाँ पर क्या हो रही है? नाकाम हो रही है। तो ये सेवा किसके हाथों में देना चाहिए? निजी हाथों में देना चाहिए। लेकिन इस दलील के तथ्य में निम्नलिखित विचार है। वो विचार क्या है? कि दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर ही रही है। निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण हमको बहुत कम मिलते हैं। दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है, जैसे कि ब्राज़ील का शहर पोर्तो एलेग्रे। यहाँ में सरकार द्वारा ही पानी की सप्लाई की जाती है, और पानी की पहुंच सभी लोगों तक है, किसी को भी परेशान होना नहीं पड़ता। और जिन क्षेत्रों में जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंप दी गई, वहाँ पानी की कीमतों में भारी इजाफा हुआ। इस कारण सभी के लिए पानी का खर्च उठाना संभव नहीं हो पाया, और ऐसे शहरों में लोगों ने विशाल धरना प्रदर्शन किए, और बोलीविया को तो दंगों का भी सामना करना पड़ा।
इसके दबाव के सरकार ने पुनः जलापूर्ति निजी हाथों में छीनकर सरकार के हाथों में दे दी। क्यों? क्योंकि बोलीविया एक ऐसा देश है जहाँ की लोगों की जो इनकम है वो ये मान के चलिए बेटा कि 5,000 महीना प्रति व्यक्ति है। अगर ऐसे में जो निजी जलापूर्ति है उसने पानी का खर्च ही केवल 1,000 रुपये महीने रखा था, तो जिस परिवार के लोग 5,000 रुपये की कमाई में से 1,000 रुपये केवल पानी पर खर्च करेंगे, तो क्या बाकी 4,000 में वो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, खान पान हो गया, इन सब पर वो खर्च कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उग्र आंदोलन किए, यहाँ तक कि बोलीविया की सरकार को दंगों का भी सामना करना पड़ा। तो ये पता चलता है कि निजी हाथों में सेवाएं देने से लोगों को हानि ही होती है, किसी प्रकार का फायदा नहीं होता है। अब देखते हैं कि भारत में सरकारी जल विभाग के सफलता के कई उदाहरण हैं। जैसे मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है, उसे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, वो अपने सारे खर्चे मेंटेनेंस वगैरह कर लेता है। हैदराबाद जल विभाग के दायरे में भी इजाफा हुआ है, इसकी आमदनी बढ़ी है। और चेन्नई में भी भूमिगत जल स्तर में सुधार लाने के लिए वर्षा जल संचय के लिए योजनाएं बनाई गई है। वाटर सेट डेवलपमेंट का प्रयोग किया गया है ताकि अंडरग्राउंड वाटर को क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। वहाँ पानी की ढुलाई एवं वितरण के लिए निजी कंपनियों से भी सेवाएं ली है, लेकिन पानी की दरें एवं टैंकरों की कीमत सरकार ही तय करती है और इसलिए इन्हें अनुबंधित कहा जाता है। मतलब सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर लेती है। और जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, ये चेन्नई के सारे टैंकर्स है जो ग्रीष्म ऋतु में या पानी की समस्या होती है तब इन टैंकरों के द्वारा सरकार जलापूर्ति करती है। अब देखते हैं पोर्तो एलेग्रे शहर, जो कि ब्राज़ील का है। और आप मानचित्र में भी देख सकते हैं कि पोर्तो एलेग्रे कहाँ पर है। पोर्तो एलेग्रे ब्राज़ील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पानी की औसत कीमत रखी गई है और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है। विभाग को जो भी फायदा होता है इसका इस्तेमाल जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए किया जाता है। जल विभाग का कार्य पारदर्शी ढंग से चलना है। विभागों को कौन सी योजना लेना है इस बारे में सब मिलजुल करके तय करते हैं और जनसभाओं में जनता प्रबंधकों का पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकताएं तय करने में वोट के जरिए फैसला किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वहाँ पर कम्युनिटी या समुदाय के साथ चर्चा की जाती है। जो गरीब लोग हैं उन लोगों से जो जल कीमत तय की गई है उसका आधा पैसा ही लिया जाता है और अमीरों से ज़्यादा पैसा लिया जाता है, तय पैसा लिया जाता है, जिससे वहाँ की जल की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और इस प्रकार सभी लोगों को बेहतर जल की सुविधा उपलब्ध है। इसीलिए वहाँ पर शिशु मृत्यु दर काफ़ी कम है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। देख लीजिए, और जन सुविधा के रूप में हमारे देश में दूसरा क्या है कि सुलभ इंटरनेशनल। आप जानते होंगे कभी भी आप खेल कूद में भाग लेने के लिए कभी यहाँ से वहाँ गए होंगे तो रेलवे स्टेशनों पर आपने सुलभ शौचालय देखे होंगे या किन्हीं नगरों में आपने सुलभ शौचालय देखे होंगे। तो पीने के साफ पानी के अलावा यह भी ज़रूरी है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा जलापूर्ति से भी छोटा है। 2001 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो भारत के केवल 68% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि घर के भीतर शौचालय मात्र 36% परिवारों के पास ही उपलब्ध है। मतलब हमारे देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग है जो शौचालय के लिए जो शौच जाने के लिए शौचालयों का प्रयोग नहीं करता है। यही वजह है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शौचालय बनाने के लिए योजना करना पड़ रहा है, योजना चलाना पड़ रहा है। देख लीजिए, आज हम मतलब
देश किधर तरक्की कर रहा है, दुनिया के दूसरे देश किन किन चीज़ों पर खोज कर रहे हैं, और हमारे देश में अब जाकर टॉयलेट बनाने की योजना पर ध्यान दिया जा रहा है। तो हम कितने पीछे हैं ये हमें सोचना है, क्योंकि हम आगे आने वाले नेता है, कर्णधार है इस देश के। तो हमें इन समस्याओं से रूबरू होना है और फिर इन समस्याओं पर निजात कैसे पाना है, इन बातों को सोचना है और फिर कार्यों को करना है। जरूरी है कि हम अपने नागरिक होने के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाएं। तो देख लीजिए बेटा, गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल पिछले 3 दशक से, 3 दशक मतलब 30 सालों से निम्न जाति निम्न आय वर्ग के लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने की कोशिश कर रहा है। इस संगठन ने 75,000 से ज़्यादा सार्वजनिक शौचालय इकाइयाँ एवं 12 लाख से ज़्यादा निजी शौचालय बनाए हैं। लगभग 1 करोड़ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, और सुलभ की सुविधा का इस्तेमाल ज़्यादातर गरीब लोग ही करते हैं, जो कि अत्यंत न्यून मात्र 1 रुपये में ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर और नगरों में 1 रुपये में टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध है। तो ये है सुलभ इंटरनेशनल, और स्वच्छता से संबंधित यह भी सुविधा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं एक नई जन सुविधा बिजली के बारे में। तो 2001 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है, और लगभग 7 करोड़ 80 लाख परिवार हमारे देश के आज भी अंधेरे में रहते हैं। तो जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी ज़रूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति तक जन सुविधाएं मुहैया कराएं। और अभी हाल ही में आपने खबरों में सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि अब भारत के हर घर तक बिजली पहुंच रही है। तो बिजली की सुविधा भी सबको पहुंचाने का कार्य अभी किया जा रहा है। तो इस प्रकार यह चैप्टर जन सुविधाएं। अब यह कुछ प्रश्न है जिसे आप अपनी असाइनमेंट कॉपी में ज़रूर लिखिएगा कि अनुच्छेद 21 क्या कहता है, जन सुविधाओं से क्या तात्पर्य है, पोर्तो एलेग्रे शहर में सार्वभौमिक पहुंच कैसे हो पाई, बोलीविया में संघर्ष क्यों हुए, सुलभ इंटरनेशनल क्या है, भारत में कितने घरों में बिजली नहीं पहुंची है, और भारत के कौन से नगर जलापूर्ति की बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं। जलापूर्ति के विकल्पों पर विचार मंथन कीजिए। धन्यवाद।